Hi everyone. So I'm extremely sorry for not uploading video on time and unfortunately वीडियो मतलब सब कुछ प्रिपेयर्ड था सुबह बट वो नहीं बन पाया वीडियो। तो अभी हम पूरा एनालिसिस तो नहीं देख पाएंगे लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या थी, ब्रीफली हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो न्यूज़ थी, बिफोर मॉस्को पैक्ट इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स फायर्ड 100 to 200 राउंड्स ऑन पैंगोंग नॉर्थ बैंक। तो जो टॉप ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जो फिंगर 4 और फिंगर 3 का जहाँ पे मर्जर होता है, ठीक है, वहाँ पे जो मुखपरी हाइट्स हैं, ठीक है, मुखपरी हाइट्स, तो यहाँ पे जो थे वार्निंग शॉट्स किए गए थे और 100 से लेके 200 ये शॉट्स थे, ठीक है। तो ये यही कहना है। अभी आपको पता है कि जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनकी मीटिंग चल रही है, ठीक है, मॉस्को में। तो रशिया में मीटिंग चल रही है और यहाँ पे सबसे पहले जो हुई थी डिफेंस मिनिस्टर की साइड से मीटिंग हुई थी। उसके बाद जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, ठीक है, हर कंट्रीज़ की, SCO कंट्रीज़ की, तो वो मिले थे। यहाँ पे राजनाथ सिंह गए थे, यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, तो वो गए थे। अब यहाँ पे जो तीसरी जो मीटिंग होनी थी वो किसकी हो रही थी? NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की, ठीक है। अब यहाँ पे सारे ही NSA जो थे वर्चुअली मतलब बातचीत कर रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे जो था, जो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के जो NSA थे, तो इनके बैकग्राउंड में जो मैप रहते हैं ना, सबके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ रहता है। जैसे कहीं पे SCO का फ्लैग रहता है, फिर अपनी कंट्री का फ्लैग रहता है, ठीक है, जैसे इंडिया का फ्लैग। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो फ्लैग था, तो पाकिस्तान के फ्लैग में उन्होंने क्या दिखाया था? हमारी टेरिटरी को, ठीक है, हमारे जम्मू कश्मीर को उन्होंने अपने पार्ट में दिखाया था। इसके अलावा यही नहीं, लद्दाख, पूरा लद्दाख है ना, मतलब वही जम्मू कश्मीर का ही पूरा आ गया। उसके अलावा जो हमारा गुजरात है, ठीक है, गुजरात, तो गुजरात का पूरा जो जूनागढ़ वाला पार्ट है, ठीक है, जूनागढ़ को भी उन्होंने अपने मैप में दिखाया था। तो पता नहीं ये मतलब NCP यानी कि नेपाल, चाइना, पाकिस्तान किस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं, है ना। तो ये है। और यहाँ पे मतलब बस यही कि SCO में बार बार ये भी बोला जाता है कि जब आप यहाँ पे एक तरह से, ये एक मल्टीलेटरल फोरम है, ठीक है, यहाँ पे आप अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो आप यहाँ पे बायलैटरल इश्यूज जो भी हैं आपके, उनको यहाँ पे नहीं लाना चाहिए, है ना, क्योंकि उससे सही नहीं है। तो हमारे जो NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल, तो इन्होंने यहाँ से बेहतर समझा कि यहाँ से वॉकआउट कर ले, ठीक है। तो ये बातचीत ही कर रहे थे रशिया के जो NSA हैं उनसे, तो इन्होंने यहाँ से ये हट गए फिर, है ना। तो ये अच्छा किया स्टेप। और बाकी यही बोला कि पाकिस्तान इस मीटिंग के ज़रिए क्या कर रहा है? गलत मैप को प्रमोट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। रशिया ने भी अनऑफिशियली बोल दिया कि उनको जो ये मूव है वो ये सपोर्ट नहीं करते हैं पाकिस्तान का, है ना। और जैसे सार्क था, सार्क आपको पता है बहुत ही स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस थी इसकी, काफ़ी एक्टिव ये ग्रुप था, है ना, सार्क। लेकिन यहाँ पे भी पाकिस्तान की ही वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने यहाँ पे भी जो बिलेटरल इश्यूज़ थे वो लाए, तो बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रॉब्लमेटिक ये सिचुएशन हो गई थी। तो अभी ये बिल्कुल कोल्ड स्टोरेज में जा चुका है ना, कश्मीर इशू वगैरह लाके। तो यही चीज़ बोला गया। अब SCO के बारे में हमने बार बार पढ़ा है, SCO की कब इसका स्ट्रक्चर, मतलब कब इसका गठन हुआ था। पहले इसमें S5 थे, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, ठीक है। हेडक्वार्टर जैसे बताया था शंघाई में नहीं है, लेकिन शंघाई में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है ना। इसमें जो एक रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर होता है, रैट्स, तो वो क्या होता है, उसका जो हेडक्वार्टर है उज्बेकिस्तान यानी कि ताशकंद में वो है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। 8 कंट्रीज़ इसमें है, 2017 में इंडिया पाकिस्तान को भी ऐड किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो? पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है SC, सुप्रीम कोर्ट स्टॉप शो ऑन UPSC जिहाद विद टू विलीफाई मुस्लिम्स विद अनट्रुथ्स, ठीक है। तो ये UPSC जिहाद पे काफ़ी टाइम से ये चल रहा है, ठीक है। आपने ये सुदर्शन न्यूज़ जो है, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने एक शो टेलीकास्ट करना था अपने चैनल पे, सुदर्शन TV पे, ठीक है, जिसका जो क्या करता है वो एक्सपोज करेगा कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम इन द सिविल सर्विसेज, ठीक है, कि UPSC में किस तरह से जो मुस्लिम है वो उसमें क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना। तो उसको एक्सपोज करना था। अब इसका पर्पज़ ये है कि शो वाज टू विलीफाई द मुस्लिम कम्युनिटी, कोर्ट का ऐसा कहना है, ठीक है। मुस्लिम कम्युनिटी को एक तरह से बदनाम करने के लिए ये शो बनाया गया है। And court observed that it had made arbitrary claims in wanton disregard of the truth. At this stage, prima facie, it does appear to the court that the intent और जो इसके
ऑब्जेक्ट है, पर्पस है ऑफ द एपिसोड विच हैव बीन टेलीकास्ट, है ना, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए मतलब टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल इंसीडियस अटैम्प्ट्स कर रहा है जो भी ये चैनल है। और इसमें क्या है, एक कॉन्स्पिरेंसी जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है, सिविल सर्विसेज को इन्फिल्ट्रेट करने की। और काफ़ी सारे जो इसके जो स्टेटमेंट्स हैं एपिसोड्स के विच हैव बीन ड्रॉन टू द अटेंशन ऑफ द कोर्ट आर नॉट जस्ट पैलिपली एररनेस बट हैव बीन मेड वांटन डिसरिगार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोर्ट ने साफ साफ बोला है, यहाँ आप देख सकते हो कोर्ट ने क्या बोला है कि जो इंटेंट, ऑब्जेक्ट और पर्पस है ये क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी को विलीफाई करने के लिए है। एंड इंडिया इज़ मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन, इंडिया क्या है, मेल्टिंग पॉट ऑफ सिविलाइजेशन। हमारे यहाँ कल्चर्स हैं, रिलीजन्स हैं, ठीक है, कल्चर है, कोई एक कल्चर नहीं है, कोई एक धर्म नहीं है, कोई एक भाषा नहीं है, हमारे यहाँ पे सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं। और अगर कोई भी ऐसा अटैम्प्ट होता है जो विलीफाई करता है किसी भी धार्मिक कम्युनिटी को, समुदाय को, उसको देखा जाना चाहिए, मस्ट बी व्यूड विद ग्रेव डिसफेवर बाय दिस कोर्ट एज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है। और बाकी यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये इन्होंने मतलब क्या ये बोला था, एक बार यहाँ पे आप देखो कि सावधान, ये सुरेश चवानके का ये चैनल है, ठीक है, सुरेश चवानके। तो इन्होंने बोला था कि 28 अगस्त को रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज़ पे क्या होगा, देश को झकझोर कर देने वाली इस सीरीज़ का लगातार प्रसारण प्रतिदिन होगा। और इसको #UPSC जिहाद, #नौकरशाही जिहाद और #सावधान, लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, कार्यपालक के सबसे बड़े पर्दों पर मुस्लिम घुसपैठ का पर्दाफाश, ठीक है। दूसरा इन्होंने फिर जब बाद में सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट ने कुछ स्टे ऑर्डर दे दिया था, उसके बाद इन्होंने बोला कि ये जो है हमारे पास जो ऐसी नोटिस है वो कोई अधिकृत तौर पे नहीं आई है, लेकिन इसलिए आप 8 बजे ये शो ज़रूर देखें, और अगर नोटिस आती है तो उसे पढ़कर 8 PM पर अपना पक्ष बताएंगे, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने किया। जो सच्चर कमेटी थी उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी जब मुस्लिम पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन 13.4% था इंडिया में, अभी मतलब 15 to 16% के अराउंड है, ठीक है। तो उस टाइम पे IAS जो हमारी टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उसमें 3% था, IFS में 1.8%, IPS में 4% अधिकारी ही मुस्लिम समुदाय के थे, ठीक है। और अभी भी जो आपने जैसे अभी जो रिज़ल्ट आए थे 2019 के और 2018 के, तो उसमें भी आपको 30 लोग जो है मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, है ना, 30 लोग। तो यही है इसका मतलब, इतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और दूसरी चीज़ ये इन्होंने ये क्लेम किया था जो सुदर्शन टीवी है कि यहाँ पे जो इनका बिंदास बोल प्रोग्राम था उसमें कि जो है हिंदुओं को UPSC में कितने अटैम्प्ट मिलते हैं, 6 ही मिलते हैं, मुस्लिम्स को UPSC में 9 अटैम्प्ट मिलते हैं। हिंदुओं की जो एज है वहाँ पे 32, लेकिन इनकी एज यहाँ पे 35 से ज़्यादा कर दी जाती है ना। तो ऐसा UPSC ने कुछ भी कैटेगराइजेशन रिलीजियस ग्राउंड्स पे नहीं किया है, ठीक है। वो 6 जो है अटैम्प्ट मिलते हैं वो जनरल कैटेगरी वालों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये जनरली जो न्यूज़ चैनल होते हैं अपने TRP के लिए, हर न्यूज़ चैनल इसी के पीछे मतलब वो क्या है, वो बिल्कुल क्रेज़ी हो गए है ना, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स के पीछे। चाहे वो रेहा चक्रवर्ती से रिलेटेड केस हो, 3-4 मंथ से वो वही केस को बार बार मतलब हर एक मोमेंट दिखा रहे हैं कि अभी ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, अब वो वहाँ से बाहर निकली है, गाड़ी ऐसे चल रही है, वैसे चल रही है ना। तो ये सारी चीज़ें ही वो दिखाने का मतलब, जो उनका एक लेवल है हमारी जो मीडिया का, वो बिल्कुल डाउनग्रेड हो चुका है। तो इस तरह इस चीज़ के लिए हर जगह पे ही ये सब किया जा रहा है ना। अब जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री कौन है, जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये चैनल जो है अभी टेलीकास्ट तो कोई भी एपिसोड मतलब जैसे हुए नहीं है, अभी 10 एपिसोड आने बाकी हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन है टेलीविज़न के, ठीक है, जो टेलीविज़न रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर वो वायलेट होते हैं तो फिर हम देखेंगे, लेकिन प्री सेंसरशिप लगाना इट्स नॉट पॉसिबल। तो सरकार का ये कहना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आपने स्टेटमेंट देख ली है, ठीक है। कल इस पर फिर सुनवाई होनी है 17 सितंबर को। अब कल हम देखेंगे इस पर क्या सुनवाई होती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने बता दिया है इसे क्या चल रहा है आजकल।
ये दिख रहा होगा आपको ना यहाँ पे कि सितंबर 10 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने ग्रीन लाइट दे दिया था इसको, हरी झंडी, कि जो है ये वायलेशन नहीं करता है प्रोग्राम कोड का, ठीक है, तो इसलिए ये चलना चाहिए। एंड द ड्रिफ्ट एंड और कंटेंट ऑफ द एपिसोड इज टू ब्रिंग द कम्युनिटी इनटू पब्लिक हेटर्ड एंड डिसरिप्यूट, ठीक है, तो ये ऐसा कोर्ट ने कहा है। और जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम कोड स्टिपुलेट्स दैट नो प्रोग्राम शुड बी कैरीड विच कंटेंट्स अटैक ऑन रिलीजन और कम्युनिटीज़ और विजुअल और वर्ड्स, ठीक है, तो विजुअल वर्ड और ये यही सारी, और इंडिया ये हमने स्टेटमेंट पढ़ ही ली है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, तो उनका ये कहना है कि हिंदू टेरर के नाम से भी मतलब पास्ट में अगर देखें तो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो शोज़ हैं वो दिखाई जाती थी मीडिया के द्वारा, है ना। तो इनका ये कहना है कि मीडिया भी रेगुलेटेड एंड पॉइंटेड आउट दैट देयर हैड बीन शोज ऑन हिंदू टेरर एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोर्ड एक्सेस, ठीक है। तो जो जस्टिस वाई चंद्रचूड़ है, ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़ और इंदू मल्होत्रा और जो जोसेफ है, के एन जोसेफ, तो वो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन जो जजेस की बेंच है तो वो इस मामले को देखेंगे, ठीक है। एंड सिटीजन्स फ्रॉम पर्टिकुलर कम्युनिटी हु गो थ्रू द सेम एग्जामिनेशन गेट इंटरव्यूड बाय द सेम पैनल। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने मतलब यही बोला है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरव्यू और मतलब मेंस प्री ये सब चीज़ें होती हैं प्रोसेस, ये बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में होती हैं। तो हाउ डू वी डील विद दीज इशू, कैन दिस बी टॉलरेटेड इन अ फ्री सोसाइटी, इज दिस ट्रूली एक्सरसाइज ऑफ आर्टिकल 19(1) एंड ए द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। तो ये सब कहना है। और नो फ्रीडम इज़ एब्सोल्यूट नॉट इवन जर्नलिस्टिक फ्रीडम, ठीक है। तो जो रूल 6 है ऑफ द प्रोग्राम कोड नोट्स का, दैट केबल टीवी प्रोग्राम कैन नॉट शो एनीथिंग द टारगेट्स, जो कि कोई भी मतलब कुछ भी प्रोग्राम जो कोई रिलीजन और कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करता हो, तो उसका जो रूल 6 है प्रोग्राम कोड का, तो वो बोलता है कि उसको नहीं दिखाना होगा, ठीक है, नहीं उसको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। देन डोवाल ने जो था, अजीत डोवाल, तो उन्होंने वॉकआउट कर लिया था, ठीक है। और पाकिस्तान ने क्या किया था, हमारे जो एरिया है जूनागढ़ गुजरात लद्दाख, उसको दिखाया था मैप में। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आर्ट्स एंड कॉमर्स कोर्सेज जो है उसकी कट ऑफ मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई गई है ना। कॉमर्स के स्टूडेंट मतलब 99.25% तो इकोनॉमिक्स के लिए गई है, हिस्ट्री के लिए भी 98.25 जो ह्यूमैनिटीज़ है उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कट ऑफ। पीएम लॉन्चेस सीवरेज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो सीवरेज जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है तो वो उन्होंने लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने फॉर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट्स और टू फ्रॉड पटना थ्रू द वर्चुअल मीडियम फ्रॉम द न्यू दिल्ली, ठीक है। अब इसमें इन्होंने जो है वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर मुंगेर एंड जमालपुर जो है यहाँ पे जो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम है उसके अंतर्गत किया है। कौन सी स्कीम के अंतर्गत, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। और 2 बॉटलिंग प्लांट्स इसको बोला है इनोग्रेटेड, 2 बॉटलिंग प्लांट इनोग्रेट किया है एंड एलपीजी जो पाइपलाइन स्कीम है फॉर द इलेक्शन बाउंड स्टेट। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। की पीएमओ ऑफिसर स्टेट चीफ सेक्रेटरी, तो ये जो 370+ ऑफिशियल है वो ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। चाइना इज़ वॉचिंग की जो ये रिपोर्ट है उसके ही ये डाटा इसमें दिया गया है कि चाइना क्या कर रहा है, हमारे जो बहुत सारे जो प्रोमिनेंट पोस्ट पे जो हमारे लीडर हैं तो उनको क्या कर रहा है, लीडर्स के साथ साथ जो हमारे इवन जो क्रिमिनल्स हैं ना उनको भी क्या कर रहा है, वो वॉच लिस्ट में चाइना की है ये, है ना। तो ये सब है वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, डेटा जेन्युआ डाटा टेक्नोलॉजी, तो उनका ये काम ये चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे एडिटोरियल्स थे, क्वेश्चन एंड आंसर, तो ये अभी जो पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट हुआ है उसी से रिलेटेड है। मॉनसून सेशन स्टार्ट हुआ है और आपको पता है इसमें क्वेश्चन आवर का जो क्लॉज है वो हटा दिया गया था, है ना, कि क्वेश्चन आवर्स नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आवर एक ऐसा आर होता है जिसमें मतलब सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो पब्लिक डोमेन में अपनी जो उनकी अकाउंटेबिलिटी है वो क्या करती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या चीज़ें हो रही हैं वो उसको एक तरह से बताए, है ना। तो स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो बोला, लेकिन इसमें मतलब ये था कि it goes beyond that, even as parliament closes rank behind the armed force on the front fighting to protect India's territorial integrity, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे जो डोर्स है वो वाइडर जो लार्जर इश्यूज़ हैं उन पे होने चाहिए थे डिबेट एंड डिस्कशन, है ना। इंपॉर्टेंट इश्यूज है जो कि हमारे अभी फेस ऑफ चल रहा है चाइना में, और जो क्वेश्चंस है जो गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं, और जो भी स्पेशल टास्क हैं सेशन के, तो हम मतलब क्या कर सकते थे, इन सारी चीज़ों पे भी डिस्कस कर सकते थे, जैसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के बारे में, है ना। और जो भी डिसएग्रीमेंट डाइवर्सिटी एंड डिफरेंसेस हैं
पॉलिटिक्स में वो सारे इकोनॉमी पे बातचीत कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसे कुछ भी मतलब बात नहीं की। एंड इन अ क्राइसिस, स्पेशली इन अ क्राइसिस, इट इज़ एसेंशियल फॉर पार्लियामेंट टू टॉक थिंग्स आउट लाउडली एंड फ्रीली, है ना। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो थी मोर टू बी आस्क्ड एंड आंसर्ड, है ना, कि डिप्लोमेटिक और जो मतलब कोई भी इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसमें तो फिर भी हम डिस्कशन डिबेट कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जो सेंसिटिव इशू होते हैं वो डिस्कस नहीं हो पाते हैं, है ना। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि जो भी विच वॉज ऑलरेडी शोइंग डाउन इन, मतलब जो हमारी इकोनॉमी है, माइग्रेंट्स का जो क्राइसिस है ना, और जो फॉर माइग्रेंट्स हु फ्लेड बैक होम, कि जो अपने घरों को वापस चले गए हैं, है ना, अपनी जो उनकी जो रोज़ी रोटी थी, जीवन यापन का ज़रिया था, लॉकडाउन की वजह से छिन गया है, अब वो वापस सिटीज़ में भी आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो थी कि पैंडमिक इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी आउटब्रेक हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसका हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं। रॉन्ग वे आउट में जो लिखा गया है ऑथर के द्वारा, ये कहा गया है कि गवर्नमेंट मस्ट टू इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ इट्स रिसेंट एग्रीकल्चर रिफॉर्म मेजर एंड रिकाइंड अनियन एक्सपोर्ट बैन। ठीक है, तो सरकार ने, अभी आपको पता है कि जो अनियन के प्राइसेस थे वो 40 पर केजी से क्रॉस हो गए थे दिल्ली में, एंड मोर देन डबलिंग इन द लास्ट 1 मंथ। ठीक है, तो अभी क्या किया सरकार ने कि उसको स्ट्रेट अवे जो था एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया गया। तो मेनली मतलब यहाँ पे यही है इसका क्रक्स, कि जो एक्सपोर्ट बैन है इज़ नॉट अ क्रेडिबल ऑप्शन, वो क्रेडिबल ऑप्शन नहीं है। बल्कि सरकार को क्या करना चाहिए यहाँ पे कि जो भी जो सरकार के पास, क्योंकि बफर स्टॉक होता है, तो बफर स्टॉक में वो जो यूज़ कर सकते हैं उसको एमरजेंसी के टाइम पे, है ना। द गवर्नमेंट इफ़ वांट्स इट हेल्प कंज्यूमर, की हेल्प करना चाहते हैं अगर कंज्यूमर की, शुड बिल्ड अ बफर स्टॉक ऑफ ऑल एसेंशियल फूड स्टफ, द टाइम हैज़ कम टू स्टॉप फोर्सिंग प्रोड्यूसर, है ना, टू बेयर द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। कि मतलब देखो आरबीआई के पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, नहीं कंट्रोल कर पा रहा है ना, क्योंकि जो अभी लॉकडाउन की वजह से क्या डिमांड नहीं है, तो जो मार्केट में एक अनसर्टेनिटी वो लगातार बढ़ी हुई है। और अभी जो है एक्सेस रेनफॉल भी देखा गया था अगस्त में, तो उसकी वजह से भी जो खरीफ की जो क्रॉप थी वो डैमेज हुई थी, है ना। तो इस वजह से ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। जो पॉट यहाँ पे बताया गया है कि टमाटो और जो ऑनियन है, तो उसके भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस आपको देखने को मिलेंगे, है ना। इसी तरह से जैसे 6 से 7, 7.5 और 6.5 केजी के अराउंड क्या था, अभी कुछ महीने पहले जो महाराष्ट्र का कुछ रीजन है तो वहाँ पे देखने को मिला था, महाराष्ट्र में थे, है ना, होलसेल जो प्राइस था। लेकिन 28 to 30 केजी दूसरे जगहों पे देखने को मिला। तो ये सारे वेरिएशन हैं, और ये मतलब नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट बैन, जहाँ पे अगर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाना है तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे ये जो आर्टिकल था, कॉल इज़ ऑन होल्ड, तो ये स्टैंडिंग करने के लिए था टेलीकॉम सेक्टर के बीच में जो कंपटीशन है उसको, है ना, टू रियलाइजिंग इंडियाज़ की डिजिटल एम्बिशन। तो इंडिया के डिजिटल एम्बिशन को रियलाइज़ करने के लिए था, विद रिपोर्ट्स ऑफ नेटवर्क क्वालिटी। तो ये जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा ही आर्टिकल था, बेहतरीन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यही चीज़ बताया गया है कि जब मतलब स्टार्टिंग में बहुत पहले क्या होता था कि मल्टीपल सेक्टर थे, है ना, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे, लुक्रेटिव जोग्राफिकल लोकेशन जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, वहाँ पे मतलब दर्जनों से ज़्यादा क्या थे, दर्जनों से ज़्यादा मतलब यहाँ पे वो और टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिल्ली सपोर्टेड 13 ऑपरेटर्स, जो हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट था। ठीक है, कि मतलब 13 मतलब 4-5 ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा जो 13 ऑपरेटर जो हैं उनके बीच में क्या था, डोमिनेंट पॉलिसी नैरेटिव रिवॉल्व अराउंड द नीड फॉर कंसोलिडेशन, है ना। तो ये जो फ्रेगमेंटेशन था स्पेक्ट्रम का, सब्सक्राइबर का, क्योंकि अलग अलग जब ऑपरेटर्स होंगे, ठीक है, तो अलग अलग क्या होगा, सब्सक्राइबर बेस होगा, स्पेक्ट्रम अलग अलग यूजेस चार्जेस होंगे। तो ये सब चीज़ों को मतलब एक तरह से कंसोलिडेट करने के लिए क्या किया गया, इनका मर्जर किया गया बहुत सारे ऑपरेटर्स का, है ना, कि ये क्या करें कि कंपटीशन सही तरीके से हो सके और इसका जो बेनिफिट्स है वो सभी को मिल सके। तो ये सब चीज़ें की गई थी। लेकिन जो है अभी क्या हो रहा है, एक तरह से
डुओपॉली हमको देखने को मिल सकती है ना। डुओपॉली पहले तो वैसे मोनोपॉली देखने को, हाँ जियोपॉली भी सही है ना। जियोपॉली यानी कि जियो डोमिनेट बन के रह सकता है पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे बोला गया डुओपॉली कैसे, कि अभी जो है आपको पता है जो वोडाफोन और आइडिया है, ठीक है, जो बार बार अभी बोल रहे हैं कि हमारा जो नया नाम है VI है, हम बड़े उत्साहित है। तो ये उत्साहित रहना इनका ज़रूरी है, ठीक है। उत्साहित नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा कि एयरटेल और जियो की क्या हो जाएगी, डुओपॉली, या फिर जियो की क्या हो जाएगी, मोनोपॉली हो जाएगी, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई थी इस आर्टिकल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो एंट्री है, मतलब अगर कोई नया प्लेयर अगर हमारे इंडियन मार्केट में आना चाह रहा है तो वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ के जो टेलीकॉम सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बहुत ही बुरी हालत में है ना। तो इस वजह से वो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो उनको भी हमको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और जो अभी टॉप 3 जो ऑपरेटर्स हैं, टॉप 3 ऑपरेटर्स वो कौन है, जियो और एयरटेल और जो वोडाफोन का जो मर्जर होकर ये वी बना है, ठीक है। तो ये है, यही तीनों जो है 90% जो है अकाउंट करते हैं, टुगेदर दे अकाउंट 90% ऑफ सब्सक्राइबर बेस, ठीक है। तो यू शुड रिमेंबर दिस। और बाकी का जो 4th सेक्टर है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर। तो इनको तो कंपटीशन में क्या है मतलब इरेशनल होगा कैलकुलेट करना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। आपको यहाँ पे जो टर्म है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, तो इसका भी पता होगा, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑल्सो नोन एज द AGR डिसीजन। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, जो अभी रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, तो उन्होंने बोला कि लाइसेंस फ़ी पेबल बाय ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये जो लाइसेंस फ़ी और स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस होते हैं, स्पेक्ट्रम यूजर्स चार्जेस, ठीक है। तो यही इसमें AGR के इशू में मेन थे। एक तो AGR की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं किया गया था, जो इससे नॉन टेलीकॉम सेक्टर्स थे सर्विसेज, वहाँ से भी मतलब बोला गया था कि सरकार को एज अ शेयर ऑफ रेवेन्यू मतलब देना पड़ेगा कुछ रेवेन्यू, इसका भी जो भी इनकम होती है ना। और दूसरा यहाँ पे था जो इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बोला था कि इसको 20 ईयर्स तक के लिए कर दो, है ना, कि 20 ईयर्स तक का देंगे। क्योंकि IBA का ये इंटरेस्ट था कि वहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है तो वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। क्योंकि बैंक आपको पता है उन्होंने उनमें टेलीकॉम्स में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, वाइल जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इंटरेस्ट वाज टू प्रोटेक्ट कंपटीशन, है ना। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बोली थी। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि आप जो AGR है वो कब तक पे कर सकते हो, मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करोगे, और 10 साल का टाइम उन्हें दिया हुआ है, ठीक है, 10 ईयर्स टाइम। और क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। मार्च 2021 तक पहली पेमेंट हो जानी चाहिए, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो 20 साल का था वो नहीं माना था, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट और क्या है, तो यही इसमें इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वाइटल साइन जो है यहाँ पे आपको पता है कि वीनस न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो फॉस्फीन गैस है, ठीक है, तो वो मिली हुई है। तो फॉस्फीन गैस मतलब जहाँ पे मिलती है तो दैट मीन्स यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ लाइफ बोला जा रहा था, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ लाइफ। और ये लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा सरफेस जो है इसका काफ़ी हॉट है क्योंकि सन से काफ़ी बेहद करीब है। एंड जो लेड है वो भी यहाँ पे मेल्ट्स हो जाते हैं। इवन जो स्पेस भी प्रॉप्स करते हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लैंडिंग होती है उनको भी बहुत तुरंत वहाँ पे क्विकली ट्रांसमिट करना होता है और जल्दी से उनको आना होता है वहाँ से बाहर, ताकि वो वहीं पे क्या ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है। और वहाँ पे जो था विनेरा प्रोब्स जो था वो गया था USSR का है, ठीक है। जो विनेरा प्रोब सीरीज़ थी वो USSR की थी, लेकिन इसने भी कुछ ज़्यादा बेहतर वहाँ पे काम नहीं किया। और USA तो इतना ज़्यादा जो नासा है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको इम्पोर्टेंस नहीं देता है वीनस को, वो मार्स पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, वो मंगल ग्रह पे, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की भी प्रेजेंस वीनस पे है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। वीनस को क्या बोलते हैं, अर्थ सिस्टर, ठीक है। और रोमन के जो देवी देवता थे, मतलब जो ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटी एंड ग्रेस के लिए मतलब इसका नाम क्या है, वीनस है। और जो लक्ष्मी प्लेनम, ठीक है, लक्ष्मी प्लेनम करके एक प्लेटू है, स्मूथ लावा फ्लोज नेम्ड फॉर आर गॉडेस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो हमारी जो है हमारी प्रेजेंस इस तरीके से वहाँ पे है क्योंकि जो ग्रीक और रोमन का जो नाम था, ठीक है, पैथोन्स वर एग्जॉस्टेड, उनका नाम मतलब सूटेबल नहीं हो रहा था, तो हमारे साइड से इंडियन साइड से नाम उठा के उन्होंने रख दिया, ठीक है। वहाँ पे किसका, ए प्लेटू स्मूथ लावा फ्लोज लक्ष्मी प्लेनम, तो यही इंपॉर्टेंट था। एक कांस्टेंट इरिटेंट टू पावर, तो ये आपको बताया अभी 6 सितंबर के राउंड जो केशवानंद भारती हैं तो उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो उनकी डेथ से रिलेटेड ही आर्टिकल है क्योंकि आपको पता है उसमें मेजर जजमेंट आई थी
केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था 1973 के केस में, उन्होंने मेनली अपने लिए जो अपना जो मतलब रिलीजियस उनकी जो लैंड थी उसको स्टेट गवर्नमेंट एक्वायर कर रही थी और उसको शेड्यूल 9th में, ठीक है, ऐड कर दिया गया था। शेड्यूल 9th जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, अनुसूची 9th, इसमें क्या होता है कि जो भी मैटर होते हैं वो जुडिशियल रिव्यू से क्या हो जाते हैं, एक्सक्लूड हो जाते हैं, कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट इसमें अपना क्या करता है, कुछ मतलब बोल नहीं सकता, ठीक है, कुछ जजमेंट नहीं दे सकता। तो इनकी जो लैंड थी वो भी इसी में रखी गई थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, ये जो इस वाले जो जजमेंट था, मतलब ये इसको नहीं जीत पाए थे केस को, ठीक है। लेकिन क्या था, क्योंकि बाद में आपको पता है कि प्रॉपर्टी राइट को क्या कर दिया था, लीगल राइट कर दिया गया था, है ना। क्या आया था, कौन से एक्ट के थ्रू, 1978 का जो एक्ट था, 1978 का 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसमें 300A में क्या रखा गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को एज अ लीगल राइट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो था बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ, ठीक है। तो इसको गॉड्स डिसीजन, गॉड्स जजमेंट इसको बोला जाता है, ठीक है, कि गॉड्स डिसीजन ये था कि यहाँ पे जो डुअल टेस्ट होने लगा। डुअल टेस्ट मतलब कैसे, आज भी मैंने ये बताया था अपने वीडियो लेक्चर में कि डुअल टेस्ट इस तरीके से कि यहाँ पे देखा जाएगा कि अगर आप मतलब कुछ भी प्रावधान कर रहे हैं तो उससे फंडामेंटल राइट्स का वॉलेशन तो नहीं हो रहा है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको ठेस तो नहीं पहुँची, उसका वॉलेशन तो नहीं हो रहा है। अगर दोनों का हो रहा है, अगर आंसर इज़ यस, तो उनको क्या कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, असंवैधानिक। तो यहाँ से ये सारे जो बेसिक स्ट्रक्चर के जो बातें हैं वो आई थी, ठीक है। 68 डेज तक सुनवाई चली थी, इसकी सबसे लंबी जो हियरिंग है वो इसी केस की चली थी। 13 जजेस थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, दोनों बेंच आपस में स्प्लिट हुई थी अलग अलग। फिर फाइनली एक जजमेंट ये निकल के आया था कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या देता है, पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट की पावर देता है, ठीक है। तो उसको ये बोला गया कि आपके पास पावर है लेकिन लिमिटेड पावर है, ठीक है। अगर आपने इसका मतलब क्या नहीं करना है, इनको ब्रीच नहीं करना है लिमिटेशंस को, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर तो है अमेंडमेंट की, लेकिन उसको ब्रीच नहीं करना है, तो ये इम्पॉर्टेंट इसमें था। और दूसरी बात यहाँ पे ये बोली गई थी इस आर्टिकल में कि जो मतलब एक तरह से अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन वो बहुत एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और अपना बिल्कुल अच्छे तरीके से वो जो जजमेंट है ट्रांसपेरेंट मैनर में, अच्छे मैनर में वो देते हैं, ठीक है। वो रिस्पॉन्स जो करते हैं वो डेमोक्रेटिक वे में ही करते हैं रिस्पॉन्स। और आर्टिकल 14, ठीक है, जो इनको क्या बोलते हैं वो, मतलब एक तरह से कोर्ट ने गोल्डन ट्रायंगल को क्या बोला है, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है, गोल्डन ट्रायंगल, ये गोल्डन ट्रायंगल है, इसको कोर्ट ने बोला है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, ये होना चाहिए ताकि मतलब किसी भी लॉ को, किसी भी जो एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज़ हैं उनको चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और कि ऐसा हम क्वेश्चन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या नहीं है। तो इसमें जो गोल्डन ट्रायंगल है, इसमें आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 19, ठीक है, तो ये रखे गए हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 14 में क्या आता है, राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, ठीक है, कि आपको गरिमा के साथ जीने का अधिकार। 19 में क्या आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत मेंटेन करके रखने ज़रूरी हैं। और बस इस काफ़ी डिटेल में ही हो जाता है आर्टिकल, है ना। नेक्स्ट जो न्यूज़ थी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसेस, हाउ स्टेट्स आर रैंक्ड, व्हाट्स डिफरेंट नाउ, है ना। तो इसमें यही बोला गया है कि जो DPIIT है तो उनके द्वारा ये रिलीज़ की गई है ईज़ ऑफ डूइंग रैंकिंग्स। और इसमें जो इंटरनल इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैव थ्रोन अप सम इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, जो जैसे तमिलनाडु है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ मोर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट, जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र फ्रॉम द टॉप रैंक, एंड द प्रेजेंस ऑफ स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश विच वाज इन द पास फार बिहाइंड बट हैज़ नाउ शॉट अप टू ऑल इंडिया नंबर 2, ठीक है। तो ऑल इंडिया नंबर 2 पे आ गया है। तो जो रैंकिंग है वो कैसे अराइव्ड होती है, उन सब चीज़ों के बारे में ही बात की गई है। तो बस हम इतना ही आज डिस्कस करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।